ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान के प्रकार क्या हैं, ज्ञान की समस्याएं क्या है, सभी कुछ आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं ज्ञान क्या होता है। नॉलेज शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का जो जेनेसिस शब्द है उससे लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसमें जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। एपिस्टम क्या है, मैं तो यहां से यहां से ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। एपिस्टम शब्द है उनका, में ग्रीक भाषा का एपिस्टम शब्द है जिससे नॉलेज जो ज्ञान ज्ञान शब्द वो आ जाता है। और लैटिन भाषा का जेनेसिस शब्द है जिससे ज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। और लॉजी शब्द जब इसके साथ लग जाता है तो लॉजी का मतलब होता है लोगोस। ग्रीक भाषा का ही लोगोस टर्म है जिससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बुद्धि। लोगोस यानी लॉजी यानी बुद्धि, बुद्धि यानी रीजन को बोलते हैं। इसका इंग्लिश में बोलते हैं रीजन। रीजन का अर्थ होता है बुद्धि। जब हम दो वस्तुओं में जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं में संबंध देखते हैं, किसी प्रकार का संबंध का मतलब होता है कोई कार्य कारण संबंध या कोई तादात्म्य संबंध, किसी भी प्रकार का जब हम संबंध देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि दूध से दही का जमना, तो हमसे पूछा जाए कि दही किससे जमता है, दही और दूध का संबंध क्या है, तो हम बताते हैं कि दूध जो है वो दही का कारण है और दही जो है वो दूध का कार्य है। तो इन दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध है। ठीक है, जिस तरह से हम बात करें छत की और दीवारों की, हमसे पूछा जाए कि छत का और दीवार का क्या संबंध है, तो हम बताएंगे छत का और दीवार का साहचर्य संबंध है। छत जो होगी कभी भी बिना दीवार के नहीं होगी। छत के साथ दीवार का साहचर्य का संबंध, साहचर्य का मतलब हमेशा साथ साथ पाया जाना, साहचर्य संबंध है। छत का दीवार के साथ साहचर्य संबंध है। छत कभी भी बिना दीवार के नहीं रह सकती है, तो ये साहचर्य संबंध है। हालांकि दीवार बिना छत के हो सकती है, वहां पे साहचर्य संबंध नहीं है, लेकिन छत की दृष्टि से यहाँ पर ये साहचर्य संबंध है। ठीक है, रिलेशन है एक। तो इस तरह का जो संबंध जब हम ढूंढते हैं भौतिक वस्तुओं में, जगत के वस्तुओं में, तो वो फिजिक्स के अंतर्गत हम ढूंढते हैं, या नेचुरल साइंस जो सामान्य विज्ञान है हमारा उसके अंतर्गत हम ढूंढते हैं। लेकिन जब वही संबंध हम विचारों में ढूंढते हैं, एक तो वस्तुओं में संबंध ढूंढना, एक विचारों में संबंध ढूंढना, जब हम वही संबंध विचारों में ढूंढते हैं तो वो बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे रीजन कहते हैं। तो वो वहां पे रीजन हो जाती है। तो जो बुद्धि के अंतर्गत जो संबंध हम ढूंढ के कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी के आवाज नहीं। अंतर्गत। आवाज नहीं है क्या, आ रही है, आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, वेरी गुड। तो देखो जरा, एपिस्टेमोलॉजी होती है ये। अब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता कैसे है हम। ठीक, और ज्ञान के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान होता क्या है। ज्ञान वास्तव में विषय और विषयी, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का संबंध होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है उसको हम नॉलेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, जैसे आपके सामने कोई भी वस्तु रखी जाए, आपके सामने एक गाय रख दी गई, ठीक है, अब गाय खड़ी है तो गाय का ज्ञान आपको हो रहा है, वो गाय का ज्ञान आपको कैसे हो रहा है। इस बीच में कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो गाय का ज्ञान आपको कैसे हो रहा है। गाय का ज्ञान आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके सामने कोई गाय न हो। गाय के ज्ञान के लिए गाय का होना आवश्यक है प्रारंभ में, ऐसा नहीं बाद में तो आप विचारों में भी गाय का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। प्रारंभ में गाय का ज्ञान होने के लिए गाय का शुरू में गाय का सामने होना आवश्यक है। तो गाय हमारे लिए क्या है, गाय हमारे लिए वो ज्ञेय वस्तु है जिसे हमें जानना है। और हम क्या है, हम वो ज्ञाता है जिसे गाय को जानना है, गाय का ज्ञान ग्रहण करना है। तो जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमारे पास दो चीजों का होना आवश्यक है। प्रथम वो जो जानता है, जानना चाहता है, जो ज्ञाता है, जो विषय है, विषय है। और दूसरा वो जो जो ये वस्तु है जिसका ज्ञान ग्रहण करना है, जो विषय है, ऑब्जेक्ट है। इन दो चीजों में जब संबंध बनता है,
रिलेशन जुड़ता है, तो उस रिलेशन से जो नई चीज की उत्पत्ति होती है वो ज्ञान कहलाती है। ये तीसरा स्टूडेंट कौन आया था? अच्छा हितेश ट्वीट कर गया, ठीक है। वो संबंध जो होता है वो ज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो जैसे ही किसी चीज के साथ आप जस्ट इमेजिन कि इस दुनिया में, इस जगत में सिवाय आपके कोई नहीं है, यू आर द अलोन, ठीक है। तो आपके सामने जब ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान करोगे किस चीज का जब कोई चीज ही नहीं है। ज्ञान तो तभी होगा जब कोई चीज होगी ज्ञान ग्रहण करने के लिए। क्लियर? इस प्रकार जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन होता है। क्लियर? देखो ज्ञान का स्वरूप, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो ये ज्ञान था, ठीक है। ज्ञान का स्वरूप दर्शन में सदैव से एक केंद्रीय विषय रहा है। विचारों के इतिहास में ज्ञान का सिद्धांत अवधारणा दर्शन शास्त्र की शाखा के एक रूप में माना गया है, जिसे एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा के नाम से जाना जाता है। एपिस्टेमोलॉजी दर्शन का एक क्षेत्र है जिसका संबंध प्रकृति और मानव ज्ञान के औचित्य से है। औचित्य का मतलब होता है कारण भी, या उसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली ज्ञान का उद्देश्य क्या है, हम क्यों ज्ञान लेना है, किस लिए ज्ञान लेना है। तो एपिस्टेमोलॉजी दर्शन का वो क्षेत्र है जिसका संबंध प्रकृति और मानव ज्ञान के औचित्य से है। एपिस्टेमोलॉजी में हम केवल प्रकृति का और मनुष्य के ज्ञान की बात करते हैं। हम वहां पर किसी जानवर को या किसी पशु को मनुष्य के अंतर्गत ही रख लेते हैं, अदरवाइज उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। हम अपने लेवल पे ही ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान मीमांसा मानव ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति और समस्याओं का दार्शनिक अध्ययन है। ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की सीमाएं, ठीक है। उत्पत्ति ज्ञान की कहां से होती है? ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट होए बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। में क्या करती है, ठीक है, तो वो हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। और ज्ञान में हमें ऑब्जेक्ट से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान में हमें ऑब्जेक्ट के गुण प्राप्त होते हैं। हमारे पास ज्ञान का साधन क्या है? ज्ञान का साधन है हमारे पास हमारी ज्ञानेंद्रियां। कितनी ज्ञानेंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियों से आप वाकिफ हो। उन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें क्या मिलता है? आंख की अगर हम बात करें, आंख जो देखने की शक्ति है जिसके पास, वो देखती क्या है? संतरा जो एज ए होल है, वो नहीं देखती, वो रंग देखती है और एक आकार देखती है। आंख एक रंग देखती है, एक आकार देखती है। लेकिन संतरा के अंदर जो सुगंध होती है वो नासिका का काम है, नाक का काम है। और उसके अंदर जो स्वाद होता है वो जीभ का काम है, दिव्या का काम है। उसका पता जीभ से लगता है, ठीक है। और उसके अंदर जो मुलायमपन है वो स्किन, त्वचा का काम है। जब तक आप उसे छू के नहीं देखोगे आपको नहीं पता लगेगा कि मुलायम है या कठोर है, ठीक है। पत्थर और संतरा का अंतर आपको छू के ही पता लगता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात की, किसी भी व्यक्ति को जो बचपन से पैदाइशी अंधा है, उस व्यक्ति को आप किसी भी स्थिति में रंग का और आकार का ज्ञान नहीं करवा सकते। रंग का ज्ञान तभी होगा जब आपके पास आंखें होंगी, सुगंध का ज्ञान तभी होगा जब नासिका होगी, स्वर का ज्ञान तभी होगा जब कान होंगे। इस प्रकार ये अंग है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान होता है, इनके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए ज्ञान का जो मूल है वो इन ज्ञानेंद्रियों से ही निकल कर आता है। ये ज्ञान प्रदत्त करने वाले सोर्स हैं, ये वो मीडियम है जिनसे ज्ञान ग्रहण किया जाता है, ठीक। तो इनसे मिलता क्या है? कभी भी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का गुण ग्रहण नहीं किया जाता है। आंख से रंग और आकार ही ग्रहण किया जाएगा, खुशबू आंख से ग्रहण नहीं की जा सकती। इसी प्रकार रंग और आकार नाक से ग्रहण नहीं किया जा सकता। कानों से स्वर ग्रहण किया जा सकते हैं, दृश्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक काम अपना अलग अलग करती है, और जब अलग अलग काम करते तो क्या करती है? संतरा के अंदर के जो गुण है उनको ग्रहण करती है। संतरा के अंदर अगर खुशबू है तो उसको नाक ग्रहण कर लेती है, उसके अंदर अगर स्वाद है तो उसको जिह्वा ग्रहण कर लेती है, उसके अंदर रंग है तो उसे आंख ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय अलग अलग प्रकार का गुण ग्रहण करती है, और वो गुण अंदर जाके हमारे इंट्यूशन में जाके, हमारी बुद्धि में जाके, माइंड में जाके आपस में मिलाए जाते हैं, उनको एकत्रित किया जाता है। और एकत्रित करके हमारे सामने हमारी बुद्धि प्रस्तुत कर देती है कि ये लो,
इस पिक्चर के अंदर सभी चीजें होती हैं। वो हमारी बुद्धि वो पिक्चर जब हमें प्रस्तुत करती है तो वो हमारे लिए ज्ञान बन जाता है, तो वो हमारे लिए संतरा बन गए। तो हमने क्या किया, हमने हमारे शरीर की भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों से आंख से संतरा का रंग ग्रहण किया, उसका आकार ग्रहण किया, नासिका से उसकी खुशबू ग्रहण की, ठीक है, और आपकी जिह्वा से उस संतरा का हमने टेस्ट ग्रहण किया कि खट्टा है या मीठा है, हाथ से छूकर हमने देखा है कि मुलायम है या ठोस है, कठोर है, ठीक है। तो ये 4 गुण हमने अलग अलग ग्रहण किए और इन 4 गुणों को अंदर हमने मिला लिया, और मिला के हमें जो ग्रहण हमारी बुद्धि ने जो हमारे सामने रखा वो कहा यह है संतरा। वो उस प्रकार हमें संतरा का ज्ञान होता है। समझे मेरी बात को? तो ज्ञान हमेशा ज्ञान मीमांसा में ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया जाता है और ज्ञानेंद्रिय हमें गुण देती है और उन गुणों को हमारी बुद्धि जो है मिला के हमें ज्ञान करवाती है। ये है ज्ञान मीमांसा की प्रक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉलेज शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ये यहाँ पे शब्द नहीं है, लेकिन जो भी होगा आगे आ जाएगा अगले स्लाइड में, जो भी होगा तो सबसे होती है जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा नॉलेज। लॉजिस उत्पन्न होता है लोगोस शब्द से, मैंने अभी आपको बताया शुरू शुरू में। ये दार्शनिक शोध का वह क्षेत्र है जो ज्ञान की उत्पत्ति और उसके सोर्स का विश्लेषण करता है। क्या करता है ज्ञान मीमांसा? ये वो क्षेत्र है जो ज्ञान की उत्पत्ति और उसके सोर्स का विश्लेषण करता है कि ज्ञान की ओरिजिन कहाँ से होती है, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और वो ज्ञान किन माध्यमों से हम ग्रहण करते हैं। तो किन माध्यमों से हम ग्रहण करते हैं? हम 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं, हम मन से ग्रहण करते हैं, जो आंतरिक ज्ञान होता है। ईश्वर का ज्ञान जो होता है मनुष्य को, ईश्वर को साक्षात दिखाई नहीं देता है किसी को। कुर्सी जैसे दिख रही है ऐसे ईश्वर कभी नहीं दिखता है। कुर्सी का ज्ञान हम देख के ग्रहण करते हैं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान अपने अंदर ग्रहण करते हैं। वो इंट्यूशन है, वो माइंड है, वो आत्म प्रज्ञा है, अंत प्रज्ञा है, उससे वो ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो वो भी एक साधन बन जाता है ज्ञान का। साथ साथ ही ज्ञान की प्रकृति, प्रकार, उपायों, वैधता और ज्ञान की सीमा सीमा की खोज करता है। साथ ही क्या करता है, ज्ञान की जो प्रकृति क्या है, ज्ञान की प्रकृति में ज्ञान किस प्रकार का होता है, ठीक है, उसके प्रकार क्या 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 है, और ज्ञान किन उपायों से ग्रहण प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान वैध है या अवैध है, और ज्ञान की लिमिटेशंस क्या है। वैधता और अवैधता को थोड़ा हम समझते हैं। कोई ज्ञान जो हमने ग्रहण किया है वो सत्य है या असत्य है, इसका पता कैसे लगे? ज्ञान की सत्यता, ट्रू और फॉल्स का ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान तो हो गया, क्योंकि फॉल्स ज्ञान भी तो ज्ञान है। मुझे ये ज्ञान है कि यहाँ पर छाता नहीं है, यहाँ पे अम्ब्रेला नहीं है, तो ये ज्ञान है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अम्ब्रेला है, ठीक है। तो ये अज्ञान भी तो एक प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान भी तो एक प्रकार का ज्ञान है। आपको कोई ज्ञान नहीं है या लेकिन आपको ये ज्ञान तो है कि आपको कोई ज्ञान नहीं है। ये भी तो एक अज्ञान है, ये भी तो एक ज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान होना भी एक ज्ञान है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ज्ञान सत्य है या असत्य है, ये कैसे निर्धारण हो? ज्ञान तो मैंने ले लिया, ग्रहण कर लिया कैसे न कैसे, लेकिन वो सत्य है या असत्य है, इसका निर्धारण होता है लॉजिक के थ्रू, तर्कशास्त्र के थ्रू। अर्थशास्त्र वो विधा है जो एपिस्टेमोलॉजी को, ज्ञान मीमांसा को सहारा देती है ज्ञान की वैधता, अवैधता, सत्यता और असत्यता का जांच करने की, उसका निरीक्षण करने का। वो लॉजिक वहां पे सहारा बन जाता है। ज्ञान की सीमाएं, निश्चित रूप से ज्ञान की सीमाएं हैं। हम असीमित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य ज्ञान की लिमिटेशंस है, ठीक है, और उन सीमाओं के बाहर मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। एक समय था जब हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह हो भी सकता है क्या। तारों को तो हम तारा ही समझते थे, हम सोचते नहीं थे कि सूर्य है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया, आज हमें पता है, आज पृथ्वी के अलावा हमें सैकड़ों ग्रहों का ज्ञान है, सौर्य मंडल का ज्ञान है, हमें आकाश गंगाओं का ज्ञान है। धीरे धीरे ज्ञान आगे बढ़ता गया, हम ज्ञान ग्रहण करते चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञान की सीमाएं हैं, अनलिमिटेड ज्ञान नॉलेज मनुष्य को नहीं हो सकती है। ज्ञान मीमांसा ने ऐतिहासिक रूप से इस तरह के प्रश्नों से स्वयं को उद्धृत अथवा जिज्ञासु रखा है। ज्ञान क्या है, ज्ञान एक है या अनेक है, ज्ञान की संरचना क्या है और इसकी तार्किक श्रेणियां क्या क्या है। इस तरह के ये प्रश्न जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंतर्गत ज्ञान मीमांसा जो है अपना विश्लेषण करती रहती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पे। ज्ञान की परिभाषा, नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ज्ञान सत्य विश्वास है। यहाँ पे एक शब्द और आएगा, न्याय संगत। ज्ञान न्याय संगत सत्य विश्वास को कहते हैं। न्याय संगत का मतलब हम उसे प्रूव करते हैं,
सत्य विश्वास, सत्य का मतलब वो ट्रू होगा, वो फॉल्स नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। विश्वास का मतलब उसमें हमारा विश्वास होगा। समझते हैं थोड़ा सा। तो ज्ञान और विश्वास में एक संबंध है। ज्ञान जो भी है आपको, वो ज्ञान अगर सत्य है तो आपको उसका विश्वास हो जाता है। ज्ञान के सत्य होते ही आपको उसका विश्वास हो जाता है। और आपको वो ज्ञान सत्य कब होता है? वो ज्ञान सत्य होता है अगर वो न्याय संगत है, जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड कब होता है? जब आप उसे तर्क के माध्यम से, रीजन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से प्रूव करते हो, सिद्ध करते हो। उदाहरण के लिए हमें ज्ञान है कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है। ठीक है, ज्ञान हमें कैसे होता है? सबसे पहले हम मनुष्य को जन्म लेता देखते हैं, उसके बाद उसे मरता देखते हैं, और ये घटना हम बार बार देखते हैं। तो हमारा ये सत्य सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य मरता है। और हम ये सिद्ध हो जाता है कि जब मनुष्य मरता है तो उसके बाद हम इसे विश्वास की श्रेणी में ले आते हैं। फिर हमारा विश्वास हो गया भाई मरता है। तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा। तो जब हमने उसे न्याय संगत पाया, जब हमने उसे सत्य पाया, तो हमारा विश्वास उस पर हो गया। ध्यान रखना, हमेशा ज्ञान विश्वास हो सकता है, ज्ञान जो है वो विश्वास का रूप ले सकता है, लेकिन जो शुरू ही विश्वास से हुआ है वो ज्ञान का रूप ले, ये आवश्यक नहीं है। और उदाहरण के लिए हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, हम मेरा विश्वास है ईश्वर के अस्तित्व में, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ईश्वर का ज्ञान हो गया है। ज्ञान का मतलब सभी के लिए ज्ञान। संतरा मीठा है या सेब मीठा है, ये ज्ञान मेरा अकेले का नहीं है, सबका ज्ञान है। लेकिन ईश्वर है, ये मेरा विश्वास है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। ज्ञान जो है वो विश्वास हो सकता है, ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए जो ज्ञान होता है वो हमेशा ज्ञान के पश्चात ही ठहरता है सिद्ध। तो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, न्याय संगत जो सत्य विश्वास होता है वो ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए सूर्य पूर्व से उगता है, ये ज्ञान एक सत्य विश्वास है जो इस तथ्य से समर्थित है। लाखों लोगों द्वारा कई वर्षों से ऐसे दैनिक अवलोकन किया गया है और हमें यह उन्हीं के द्वारा बताया गया है। विश्वास को ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि विश्वास बिना ज्ञान के भी हो सकता है, जैसे धार्मिक विश्वास, परंतु ज्ञान न्याय संगत विश्वास होता है, तो मैंने अभी आपको समझाया है। तो ये आपका ज्ञान है, ये कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और ज्ञान की परिभाषा है।